वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 ज्योग्राफी। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने अर्थ के सबसे अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर हमारा लिथोस्फीयर या लैंड बनता है, और लिथोस्फीयर में ही या लैंड में ही हम अलग अलग प्रकार की अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हैं। वी लिव ऑन लैंड and we perform our economic activities on land and we use it in different ways. Thus land is a natural resource. यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि लैंड कैसा रिसोर्स है? एक नेचुरल रिसोर्स है ऑफ utmost importance, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का यही है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, transport and communication system. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और वो तमाम प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी को सबसे पहले सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, शेल्टर की बात करें, लेकिन इसकी फर्टिलिटी फिक्स है, इसका इंपॉर्टेंस फिक्स है, इसको बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट इसकी कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे। सो आपको इसे प्रॉपर प्लानिंग करके लैंड रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना है ताकि हम इसे डिग्रेड होने से बचा सके। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने रिसोर्स प्लानिंग या रिसोर्सेज को क्यों प्लान किए जाने की ज़रूरत है उसके इंपॉर्टेंस पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिगर 1.3 से इंडिया में जो भी लैंड है उसको रिलीफ एरिया में कुछ इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन। लेकिन उसमें भी अगर हम लोग प्लेन एरिया को देखें तो टोटल में प्लेन एरिया का परसेंटेज 43% है, अगर प्लेटू एरिया को देखें तो 27% है, और अगर माउंटेनियस एरिया को देखें तो 30%। तो यहाँ पे इंडिया के पास एक जोग्राफिकल एज क्या है कि उसके बहुत बड़े रिलीफ एरिया में से 43% का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं प्लेन में या मैदानी एरिया में हमें जनरली देखने के लिए मिलता था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के पास एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फार्मिंग और कल्टीवेशन को करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एज आप बोल सकते हैं। यहाँ पे इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। 43% अगर आप देखें वो प्लेन एरिया है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर्पस से करते हैं जनरली। माउंटेनियस एरिया को देखें तो माउंटेनियस अकाउंट 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers like गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस। तो माउंटेनियस एरिया, स्पेशली अगर हिमालय के माउंटेनियस एरिया की बात करें तो वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पेरिनियल रिवर्स हैं, गंगा की बात करें, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनका एक बहुत बड़ा सोर्स अगर आप देखें तो हिमालयन एरिया में हमें दिखता है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो वो ट्रांस हिमालयन एरिया से निकल के आती है। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो माउंटेनियस एरिया का इंपॉर्टेंस सिर्फ रिवर के ओरिजिनेशन के कारण ही नहीं है, वो टूरिज्म, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के या इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 30% माउंटेनियस एरिया हो गया, 43% की बात करें वो प्लेन एरिया है, रेस्ट ऑफ द 27% एरिया की बात करें वो प्लेटू रीजन है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिच मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट रिसोर्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अगर प्लेन की बात करें, माउंटेन की बात करें और प्लेटू की बात करें, ये तीनों कहीं ना कहीं लैंड रिसोर्सेज का ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, बस वेरियस क्लासिफाइड पार्ट है। माउंटेनियस को 30% में देख सकते हैं, प्लेन को 43% में और प्लेटू एरिया को 27% में। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्सेज में जो टॉपिक शुरू हो रहा है, हम इसे लैंड यूटिलाइजेशन या कई बार हम इसे लैंड यूज भी कहते हैं। तो लैंड यूटिलाइजेशन या लैंड यूज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मैनेजमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज फॉर वेरियस पर्पसेस और एक्टिविटीज़। आप लैंड रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसे मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर किसी लैंड रिसोर्सेज या किसी लैंड में हमें एग्रीकल्चर करना है, कहीं पे हमें ऑफिस बनाना है, स्कूल बनाना है, मार्केट सेटअप डेवलप करना है, या किसी एग्रीकल्चरल या किसी लैंड रिसोर्स वाले एरिया में या किसी पर्टिकुलर लैंड एरिया में हमें पैस्चर लैंड डेवलप करना है, हमें एनिमल्स की या कैटल्स की ग्रेजिंग करानी है, तो किस तरीके
तरीके से हम अपने वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए या वेरियस पर्पसेस के लिए हम उस लैंड रिसोर्स को मैनेज करें, उसे ऑर्गेनाइज करें या उसे मॉडिफाई करें। सो लैंड रिसोर्सेस आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फर्स्ट वन, फॉरेस्ट के लिए। आप सभी को पता है एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी किसी भी एनवायरनमेंट के हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए उसके टोटल जोग्राफिकल एरिया के 1/3 भाग पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन इसमें भी रिलीफ टू रिलीफ वेरिएशन होना चाहिए या वेरिएशन दिखना चाहिए यहाँ पे। जैसे अगर प्लेन एरिया में देखें तो प्लेन एरिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया के 1/3 भाग पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड माउंटेनियस एरिया को देखें और प्लेटू एरिया को देखें, उसके टोटल जोग्राफिकल एरिया के 50% भाग में फॉरेस्ट कवर फॉर हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, पहली कैटेगरी है फॉरेस्ट वाला एरिया जहां पे लैंड का एक ऐसा एरिया जहां पे फॉरेस्ट है। दूसरा है ऐसा एरिया जो कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसमें हम लोग कल्टीवेशन या फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है बैरन एंड वेस्टलैंड। तो बैरन लैंड का मतलब क्या होता है? बैरन लैंड मीन्स कंसिस्ट ऑफ सॉइल दैट इज सो पुअर दैट प्लांट्स कैन नॉट ग्रो, है ना। एक ऐसा लैंड जहां का सॉइल इतना खराब है, इतना अनफर्टाइल है कि किसी भी प्रकार का प्लांट ग्रोथ वहां पे पॉसिबल नहीं है। डेजर्ट, ड्राई सॉल्ट फ्लैट्स, सैंड ड्यून्स, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे सॉइल इतनी डिग्रेड क्वालिटी का है, सॉइल इतनी खराब क्वालिटी का है कि आप वहां पे किसी भी प्रकार के प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वेस्टलैंड की बात करें तो वेस्टलैंड भी इसी बैरन लैंड से ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वेस्टलैंड का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि जनरली जो अनयूज्ड लैंड होता है, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया होता है, ओवरग्रेज्ड पेस्चर्स होते हैं, एरोडेड वैलीज होते हैं, जिसको हम लोग एक तरीके से एग्रीकल्चरल या फार्मिंग एक्टिविटी के पर्पस से यूज ही नहीं कर सकते हैं, हम उसे ही वेस्टलैंड कहते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज। अगर आप इस कैटेगरी में देखें, पॉइंट नंबर 2 की कैटेगरी में देखें, तो बैरन और वेस्टलैंड का मतलब क्या हो रहा है कि लैंड की क्वालिटी इतनी खराब है, सॉइल की क्वालिटी इतनी खराब है कि किसी प्रकार की एग्रीकल्चरल और कल्टीवेशन वहां पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां पे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, लाइक बिल्डिंग्स, लाइक मार्केट सेटअप, रोड्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वहां पे आप एग्रीकल्चर या फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4 एंड कैटेगरी नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी लैंड यूज के वेरियस कैटेगरी के कंसेप्ट को और उनके डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहां से कई बार बहुत सारे सवाल बनते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब क्या, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फैलो लैंड के अलावा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जहां पे हम लोग खेती बाड़ी या फार्मिंग नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। पेस्चर का मतलब क्या होता है? पेस्चर का मतलब होता है अ फील्ड कवर्ड विद ग्रास, और जो ग्रासी फील्ड होता है, एक ऐसा फील्ड जहां पे घास उगे हुए होते हैं, हम उसी को पेस्चर कहते हैं। और उसी पेस्चर लैंड से डायरेक्टली ग्रास को ईट करना, डायरेक्टली घास को खाना कैटल के द्वारा ही, उसे ही क्या कहते हैं? ग्रेजिंग कहते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। एक ऐसा लैंड जहाँ पे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स वगैरह हैं, ग्रोव्स, एक यहाँ पे टर्म आ रहा है ग्रोव्स। तो ग्रोव्स का मतलब क्या होता है बच्चे? अ स्मॉल वुड और अदर ग्रुप ऑफ ट्रीज, ट्रीज के ग्रुप का छोटा सा समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोव्स कहते हैं। तो ट्री क्रॉप्स की बात करें, ग्रोव्स की बात करें, जिसे हम लोग नेट सोन एरिया में शामिल नहीं करते हैं, या फिर जो लैंड यूज की एक मिसलेनियस कैटेगरी में अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में है। नेक्स्ट वन इज कल्चरबल वेस्ट लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे ध्यान से समझिए। कल्चरबल वेस्ट लैंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लैंड जिसमें खेती हो सकती है, जिसमें खेती हो सकती है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा साल तक, अगर मोर देन 5 ईयर तक अगर वो अनकल्टिवेटेड है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, अगर 5 एग्रीकल्चरल ईयर से ज़्यादा समय तक अगर वो अनकल्टिवेटेड है, या उसमें खेती हो सकती है लेकिन उसमें खेती हो नहीं रही। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एग्रीकल्चरल ईयर। इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के संदर्भ में एग्रीकल्चरल ईयर का मतलब होता है जुलाई टू जून। 1 जुलाई से शुरू करके 30 जून तक की जो ड्यूरेशन होती है, अवधि होती है, हम उसे ही
एग्रीकल्चरल क्रॉप ईयर या एग्रीकल्चर ईयर कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज फैलो लैंड। अब देखिए फैलो लैंड का मतलब क्या होता है। फैलो लैंड का मतलब होता है नॉट प्लांटेड लैंड्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। फैलो लैंड का मतलब है कि एक ऐसी लैंड का टुकड़ा या एक ऐसा भूमि का टुकड़ा, जिसे प्रतिभूमि हम जनरली हिंदी में कहते हैं, जिसमें फार्मिंग हो सकती है, लेकिन लैंड के फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए, उसकी सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, एनरिच करने के लिए हम लोग उसमें कुछ दिनों तक या कुछ वर्षों तक खेती नहीं कर रहे हैं। खेती कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सॉइल की क्वालिटी को एनहेंस करना है, इंप्रूव करना है, रिस्टोर करना है, इसलिए उसमें फिलहाल खेती नहीं करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैलो लैंड या हिंदी में प्रतिभूमि कहते हैं। अब फैलो लैंड की भी दो कैटेगरी है, एक है करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब क्या होता है, जिसमें कल्टीवेशन 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, जिसमें 1 साल से कम समय से अगर खेती बाड़ी नहीं हुई है, फार्मिंग नहीं हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे, करंट फैलो। लेकिन अदर देन करंट फैलो का मतलब क्या होता है, जिसमें 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम एग्रीकल्चरल ईयर तक वहाँ पे किसी प्रकार की फार्मिंग एक्टिविटी नहीं हुई। यहाँ पे CAD इन तीनों कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, जुड़े हुए भी हैं और थोड़े से बहुत डिफरेंसेस भी दिखाते हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब क्या होता है कि 5 साल से ज़्यादा वक्त तक, एग्रीकल्चरल ईयर तक, उसमें खेती बाड़ी या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन करंट फैलो का मतलब क्या है कि लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर से उसमें हम लोग फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर्स से अगर वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फार्मिंग एक्टिविटी या उस एग्रीकल्चरल लैंड में कल्टीवेशन अगर नहीं हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फैलो। एंड द नेक्स्ट वन इज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया, और इसी से जुड़कर एक कंसेप्ट आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। पहले इन दोनों टर्म का मतलब समझिए। नेट सोन एरिया का मतलब होता है टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स एंड ऑर्चार्ड्स ओनली वंस इन अ ईयर। साल में एक बार जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसे साल में एक बार कम से कम, उसमें फसलों की बात करें या पेड़ पौधों की बात करें, जनरली फसलों की ले लेते हैं, क्रॉप्स की बात करें, ऑर्चार्ड्स की बात करें, उसमें फसलों की खेती साल में कम से कम एक बार जरूर कर रहे हैं, हम उसे क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया। लेकिन जमीन का एक ऐसा टुकड़ा, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसे साल में एक से ज़्यादा बार भी बोया जा रहा है, उसमें फसलों को काटा जा रहा है, और वैसा टुकड़ा जिसमें साल में कम से कम एक बार उसे बोया जा रहा है या फसलों के द्वारा बोया जा रहा है और काटा जा रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या डिफरेंस है, नेट सोन एरिया साल में कम से कम एक बार उस जमीन के टुकड़े से फसलों की खेती, या जमीन के टुकड़े में फसलों की खेती हो रही है। लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब ही जनरली क्या होता है, छोटा होता है, और ग्रॉस का मतलब ही जनरली बड़ा होता है। तो ग्रॉस का मतलब है साल में एक बार लिया गया, वो NSA में आया, और कुछ ऐसा एरिया जहां पे साल में एक से ज्यादा बार लिया गया, दैट मीन्स वंस इन अ ईयर एंड मोर देन वंस इन अ ईयर। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या हुआ, वंस इन अ ईयर एंड मोर देन वंस इन अ ईयर, दोनों को आप मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। लेकिन नेट सोन एरिया की बात करें, ओनली वंस इन अ ईयर, साल में कम से कम एक बार भी अगर बोया गया तो वो नेट सोन एरिया है। लेकिन नेट सोन एरिया के साथ साथ वैसे एरिया जिसे साल में एक से ज्यादा बार बोया गया, दैट विल बी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इन दोनों कंसेप्ट को आपको विशेष ध्यान देना है। आगे बढ़े डिस्कशन में, इसमें है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज पैटर्न कैसा दिखता है। अगर आप देखें, लैंड को 2 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में देखें टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल का टाइप, और ह्यूमन फैक्टर में देखें सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पे पर यूनिट एरिया में लोगों की संख्या कितनी है, उस पॉपुलेशन के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है, और सबसे बड़ी बात उनका अपना कल्चर, उनका अपना ट्रेडिशन, ये कहीं ना कहीं लैंड यूज पैटर्न को या कहीं ना कहीं भूमि के यूज करने के तरीके को क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे देखें, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 पाई चार्ट या 2 व्हील डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे 2 ईयर से उसे कहीं ना कहीं उसे कंपेयर किया जा रहा है। एक है 60-61 का, 1960-61 का, और एक है 2014-15, लगभग 50 से 60 साल का गैप
इन दोनों पाई चार्ट में हमें दिखता है। और इसके द्वारा हमने कंपेयर किया कि आज से 55-60 साल पहले लैंड यूज पैटर्न कैसा था, किस किस पार्ट में ये कि लैंड को किस किस तरीके से यूज किया जा रहा था, और 55 साल के बाद उसमें किस किस प्रकार का क्या आया है, चेंज आया है। अगर आप इसे ब्रॉडली देखें यहाँ पे, आप इंडेक्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फॉरेस्ट, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। अगर सबसे पहले इसे देखें, फॉरेस्ट को देखें, तो 60-61 में फॉरेस्ट कवर 18.11% था, लेकिन अगर आप इसे 14-15 में देखें तो 23.3% है। कहने का मतलब क्या है कि लास्ट 55 ईयर में फॉरेस्ट कवर क्या हुआ है, बड़ा है। दैट मीन्स फॉरेस्ट पॉलिसी के नज़दीक हमारी जो लैंड यूज प्लानिंग का जो मेथड है वो फॉरेस्ट पॉलिसी के नज़दीक है कि हमारे अपने आसपास में फॉरेस्ट कवर फॉर हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए। हालांकि 23.3% देखें, ये 2017 का डेटा है, फिर भी ये ऑप्टिमल लेवल से कम है। अगर आप देखें तो 1/3 भाग पे कम से कम प्लेन एरिया में होना चाहिए। नेक्स्ट में अगर आप देखें बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड को देखें तो ये 18.11% हमें 60-61 में दिखता है, लेकिन आज अगर आप देखें तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पे कमी आई। दैट मीन्स क्या है कि हमने बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड को रिक्लेम किया है, ठीक किया, उसे अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हम उसे धीरे धीरे करके ला रहे हैं। नेक्स्ट में देखें एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, पहले 4.95% एरिया नॉन एग्रीकल्चरल यूज में था और ये संख्या आपको यहां पे बढ़ती हुई दिख रही है। दैट मीन्स क्या, पॉपुलेशन के प्रेशर के कारण नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी एक्टिविटीज के फर्दर एक्सपेंशन के कारण क्या हुआ है, एग्रीकल्चरल लैंड कम हुआ है और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ी है। यहां पे आगे देखें यहाँ पे तो परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड 60-61 में 4.71% दिखता है। और अगर आप यहाँ पे देखें 2014-15 में तो ये 3.33%। दैट मीन्स क्या हुआ कि पैस्चर लैंड भी कम हुआ। हमारे इतने बड़े ह्यूज कैटल के पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो ग्रेजिंग लैंड है, जो पैस्चर लैंड है, वो भी कम हुआ है ड्यू टू एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर और इंक्रीजिंग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। नेक्स्ट में देखें एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स जो 1.50% 60-61 में दिखता है, वो भी कम होके ओनली 1% रह गया है। नेक्स्ट में अगर आप देखें कल्चरेबल वेस्टलैंड जो 60-61 में 6.23% था, वो अब कम होकर कितना हो गया, 4.0%। दैट मीन्स क्या, यहां पे भी हमें एक इंप्रूवमेंट क्या दिख रहा है कि कल्चरेबल वेस्टलैंड जो है, जो मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर तक कहीं ना कहीं वो उसमें खेती बाड़ी नहीं हो रही है, हम धीरे धीरे करके उसे नेट सोन एरिया में या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हम उसे ला रहे हैं। फैलो अदर देन करंट फैलो को अगर आप देखें 1.50, ये सारी करंट फैलो में अगर आप देखें, चलिए नेक्स्ट है नेट सोन एरिया। अगर नेट सोन एरिया को देखें 60-61 में 46.26% हमें नेट सोन एरिया दिख रहा है 60-61 में, लेकिन वही अगर आप इसे 2014-15 में देखें तो 45.5% आपको कुछ एक आध परसेंटेज का आपको यहाँ पे डिक्लाइन दिख रहा है। तो 60-61 और 2014-15 के लैंड यूज इस वेन चार्ट के माध्यम से या पाई चार्ट के द्वारा हमने किन चीज़ों को स्पष्ट किया कि कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ में, कुछ स्पेशल एरियाज़ में हमें डिक्लाइन दिखता है और कुछ जगह पे हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट या इंक्रीज भी होता हुआ दिखता है। यहाँ पे टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल फॉर ओनली 93%। इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में ओनली 93% एरिया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को अगर 100% कंसीडर करें, उसके 93% भाग का ही या जोग्राफिकल एरिया का ही हमारे पास डेटा है। क्यों? असम को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का देखें, जम्मू कश्मीर का देखें, जम्मू कश्मीर में उन एरिया का जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई किया गया, जो चाइना के द्वारा ऑक्युपाई किया गया, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन वाले एरिया का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। इसके आधार पर अगर आप देखें तो क्या निकल रहा है यहाँ पे, द लैंड अंडर
परमानेंट पैस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि पिछले 55 साल में पॉपुलेशन का प्रेशर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि हमें पैस्चर लैंड या परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड का परसेंटेज 55 साल में गिरता हुआ दिखा है। हाउ आर वी एबल टू फीड आर यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पैस्चर लैंड? मोस्ट ऑफ द other than current fallow lands are either of poor quality or cost of cultivation of such land is very high। जो अदर देन जो करंट फैलो है जिसे 1 साल से ज़्यादा बट 5 साल से कम दिखे, तो उसे भी धीरे धीरे करके हम लोग एग्रीकल्चरल यूज़ में ला रहे हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पे लैंड रिक्लेमेशन कॉस्ट इतना ज़्यादा है, ये इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है वहाँ पे कि वो प्रोसेस थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा है यहाँ पे। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years। अगर इन लैंड को या इस प्रकार की भूमि को जो अदर देन करंट फैलो है, इसे 2 या 3 साल में अगर एक बार भी अगर इनसे खेती बाड़ी ली जाती है या उस पीस ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन किया जाता है, तो इंडिया का जो नेट सोन एरिया है वो अबाउट 54% तक बढ़ सकता है यहाँ पे। दैट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम वहाँ पे भी कम से कम 2 या 3 साल में भी कम से कम एक आध फसलों की खेती भी साल में अगर एक बार कर सके, तो नेट सोन एरिया में हमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट बढ़ने के लिए मिलेगा या दिखने के लिए मिलेगा। इफ़ देयर आर द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो नेट सोन एरिया का परसेंटेज बहुत ज़्यादा वेरी करता हुआ दिखता है, और ये कहीं ना कहीं फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर इन दोनों के कारण हमें दिखता है। ह्यूमन फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल या ज़्यादा आपको एक्टिव होता हुआ दिखेगा। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान देने लायक क्या है कि जहाँ पे प्लेन एरिया है, जहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल मशीनरी का यूज़ ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ पे नेट सोन एरिया का परसेंटेज इंडिया के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 80% लाइक पंजाब हरियाणा में ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन इंडिया के जो हिली ट्रैक्ट्स हैं, जो डाइसेक्टेड एरियाज़ है, जो माउंटेनियस फॉरेस्ट एरियाज़ में ज़्यादा हैं, जहाँ पे उतना ज़्यादा उस एरिया का यूज़ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के कारण नहीं हो पाया। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एरिया एक्सेप्ट असम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पे हमें नेट सोन एरिया 10% से भी कम दिखता था। यहाँ पे आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि नेट सोन एरिया का परसेंटेज पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में 80% और उससे ज़्यादा क्यों है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या हिली ट्रैक्ट्स में, माउंटेनियस ट्रैक्ट्स में हमें 10% से कम क्यों दिखता है? फॉरेस्ट एरिया in the country is far below than the desired 33% of geographical area and it was outlined in the National Forest Policy। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि सबसे पहली बार नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनी थी? 1952। इट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एनवायरनमेंट के हेल्दी सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए टोटल लैंड या टोटल जोग्राफिकल एरिया के 1/3 भाग पे फॉरेस्ट कवर होना ही चाहिए। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। अब देखिए फॉरेस्ट का होना सिर्फ इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी फॉरेस्ट एरिया से जुड़े हुए जो भी लोग हैं जिनका लाइवलीहुड, जिनका जीवन यापन पूरे फॉरेस्ट पे डिपेंड है, उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए या उन लोगों के लिए भी फॉरेस्ट कवर का टोटल जोग्राफिकल एरिया के 1/3 भाग पे होना इकोलॉजिकल के साथ साथ उन लोगों के अपने लाइवलीहुड के लिए भी जरूरी है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड and desert areas and land put to other non-agricultural uses जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, like settlement, roads, railways, industry, continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। हमने आगे की वीडियो में हम लोग करेंगे लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि लैंड की क्वालिटी का
उसकी गुणवत्ता का, उसकी फर्टिलिटी का या उसके ओवरऑल नेचर में एक प्रकार का अगर डाउन ग्रोथ हमें दिखता है, उसकी क्वालिटी अगर खराब होते हुए दिखती है। और ये कहा भी जाता है कि किसी भी लैंड रिसोर्स को कॉन्टिन्यूसली यूज नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी देर पहले जो हमने एक कैटेगरी फैलो लैंड की करी कि जिसमें खेती हो सकती है, लेकिन उसमें फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए, उसमें सॉइल की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, सॉइल की क्वालिटी को दोबारा कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए हम 1-2 साल तक उसे परती रखते थे। यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान देना है कि आपको रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना। हम लोगों ने रियो कॉन्फ्रेंस, एजेंडा 21, हम लोगों ने प्रीवियस रिसोर्स प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में भी इस कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया कि रिसोर्सेज हमारे डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन उसके हेल्थ का भी हमें ख्याल रखना होगा और उसको कॉन्टिन्यूअस और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हमें बचना होगा, ताकि हम उसके लैंड डिप्लीशन को और लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सके या रोक सके। दिस इज इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।